हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब के चैनल AECC ट्यूटोरियल में। आज मैं BSB क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रेनबो पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन से पोयम लेकर आया हूं, जिसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पोयम है द सोल्जर, सैनिक या सिपाही। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं द सोल्जर का मीनिंग क्या होता है। सोल्जर का मतलब होता है सिपाही या सैनिक। आप देखते हैं बॉर्डर पर जितने भी हैं अपने अपने देश के सेना जो लगे हुए हैं, वही सैनिक है, वही सोल्जर है। इसको कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक ने। इसको कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक। अब ये जो सोल्जर जो है वो सोनेट है, जिसको हम वार पोयम भी कह सकते हैं। तो सोनेट कहने का अर्थ हुआ कि जो 14 पंक्तियों का एक गाथा होता है, उसी को हम सोनेट कहते हैं, जिसमें 14 लाइन्स होता है। याद रखना है। अबाउट द ऑथर जानते हैं। अब लेखक के विषय में जानना है कि इसको जो कंपोज किए सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक, उनके विषय में कुछ जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक was born on 3rd August 1887 एट रग्बी, यूके, इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है 3rd अगस्त 1887 को रग्बी में हुआ था, जो रग्बी इंग्लैंड में है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। वो एक अंग्रेज कवि थे। नोन फॉर हिज आइडियलिस्टिक वार सोनेट्स, जो आदर्शवादी वार सोनेट के लिए जाने जाते थे, जो आदर्शवादी लघु गाथा के लिए जाने जाते थे। रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था। मतलब कि उन्हें युद्ध कवि के रूप में भी जाना जाता है रूपर्ट ब्रूक को। और उन्होंने कविताएं, अधिकांश जो सोनेट लिखा था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही दौरान था। ही वॉज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। और वो जो इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति में से एक थे। वो इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति में से एक थे। ही रोड 5 वार सोनेट्स। उन्होंने 5 ऐसे युद्ध गाथाएं लिखा है। फिर उसके बाद है द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट, जिसमें सोल्जर जो है निसंदेह ही सबसे अच्छा है। एंड मोस्ट एंथोलाइजेस्ट, जिसको बहुत ही प्रशंसा किया गया है। ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23, 1995। कह रहा है कि वो जहरवाद से मर गए थे। 23 अप्रैल को उनका 1995 में मृत्यु हो गया था। मतलब कि कीड़ा के काट लेने से जहर उनके शरीर में फैल गया था रक्त में, जिससे कि उनकी मौत हो जाता है। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमन इन द एजियम ऑफ हिज वे टू द बैटल ऑफ गवापोली। जब वो गवापोली के युद्ध में गए हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, तो वहीं पर वो जब रात को सो रहे थे तो कीड़ा ने एक काट लिया था, जिससे कि पूरे शरीर में उसका जो विष फैल गया था रक्त में, और उसी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग को इसमें यह जाने कि अभी हमने देखा कि सोल्जर जो है सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु सेप्टिसिमिया के चलते हो गया था। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति में से एक थे। ये सब चीजें हम अबाउट द ऑथर में जाने। अब हम लोग पोयम के थीम के विषय में, तो चलिए हम द सोल्जर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ आई शुड डाई, करा कि यदि मैं मर जाऊं। कभी जो है अब युद्ध के मैदान से जो है सोनेट को लिख रहे हैं, युद्ध के मैदान से कविता को लिख रहे हैं। तो उस समय युद्ध के मैदान में अपने देश के प्रति उमड़ा जो है विचार है, अपने देश के प्रति जो प्यार है, उस प्यार को कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे मैं बता रहा हूं। कह रहे हैं कि इफ आई शुड डाई, कह रहे हैं सोल्जर के रूप में रूपर्ट ब्रूक कह रहे हैं कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाता हूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तो कह रहा है कि मेरे विषय में सिर्फ इतना सोचना। कह रहा है कि यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे विषय में सिर्फ इतना सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि किसी विदेशी भूमि का कोई कोना है, कि किसी विदेशी भूमि का कोना है। फॉरेन फील्ड मतलब होता है विदेशी भूमि, कॉर्नर मतलब कोना। तो कभी कह रहे हैं कि यदि उनकी मौत युद्ध के मैदान में हो जाता है तो केवल सिर्फ इतना ही सोचना है
कि किसी विदेशी भूमि का एक कोना जो है दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी, जो सदा सर्वदा इंग्लैंड के लिए है, जो सदा सर्वदा इंग्लैंड के लिए है और इंग्लैंड का हो जाएगा। अर्थात जो सोल्जर जो है अभी जो देश में गए हुए हैं, दूसरे देश में जाकर, अपने देश में नहीं किसी दूसरे देश में जाकर वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और वहां पर उनकी मौत हो जाती है और वहां पर उनको दफना दिया जाता है, तो कवि कह रहा है कि बस इतना ही सोचना कि वो जो जगह है जहां पर उनको दफनाया गया है वो जगह भी इंग्लैंड का ही था और सर्वदा इंग्लैंड का ही हो जाएगा। मतलब कि जो शरीर है वो सोल्जर का इंग्लैंड का है और जो जगह जहां पर दफनाया गया वो जगह भी इंग्लैंड के ही सर्वदा हो जाएगा, यही कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील, कहता है कि उस समृद्ध भूमि में एक समृद्ध धूल छुपा हुआ है। कह रहा है कि उस समृद्ध, रिच का मतलब होता है समृद्ध, उस समृद्ध भूमि में, अर्थ के अर्थ यहाँ पर होता है भूमि, उस समृद्ध भूमि में ये रिचर, उससे भी समृद्ध, डस्ट मतलब होता है धूल, कंसील्ड मतलब छुपा है। मतलब कि जो शरीर है सोल्जर का वो क्या है, एक बहुत ही समृद्ध है, उससे भी समृद्ध है। एक तो भूमि भी इंग्लैंड का हो गया, वो भी समृद्ध है, और उसके साथ साथ में जो सोल्जर का जो बॉडी है वो भी सबसे ज्यादा समृद्ध है। वही क्या है, छुपा हुआ। अर्थात सोल्जर का जब बॉडी को दफनाया जाएगा तो मिट्टी से ढक दिया जाएगा, उसी को कहेंगे हम कि छुपा हुआ है। आगे कभी कहते हैं कि डस्ट होम इंग्लैंड बोर ए सेफ्ट मेड अवेयर, कहता है कि उस धूल के बारे में कह रहे हैं कि वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, तराशा और जागरूक किया। कह रहा है कि वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड आकार दिया, मेड अवेयर और जागरूक किया। मतलब कि उस धूल में वो जन्मे जहां पर उनको क्या किया, जागरूक भी किया है, आकार भी दिया है। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, और फूल दिए प्यार करने के लिए, हर वेज टू रोम, और पथ दिए रास्ता चलने के लिए। उस भूमि को याद कर रहे हैं। ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि जो शरीर है, ये शरीर जो है वो क्या है, इंग्लैंड की शरीर है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और उसमें जो सांस भी ले रहा है तो इंग्लैंड की ही वायु को ले रहा है। कह रहा है कि ये जो प्राण भी चल रहा है वो प्राण वायु भी है तो इंग्लैंड का है, ये शरीर भी है इंग्लैंड का ही और उसमें प्राण वायु भी है जो इंग्लैंड का ही है। वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, कह रहा है कि ये नदियों द्वारा प्रवाहित घर की धूप में वो सेका है। कह रहा है कि जो नदियों में वो क्या किया, स्नान किया है, अब ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और घर के ही धूप में वो क्या किया है, सेका है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, और कहता है कि मैं सोचता हूं कि यह हृदय समस्त पापों से परे है, और यह सोचते हैं कि यह हृदय जो है वो समस्त पापों से क्या है, परे है। और आगे चलते हैं, आगे लाइंस को देखते हैं, तो आगे के लाइन है कि पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, कह रहा है कि जो चिरंतन मस्तिष्क में एक थिरकन है वो कम नहीं हुआ है। पल्स इन द इटर्नल माइंड, कह रहा है कि चिरंतन, इटर्नल के मतलब होता है चिरंतन, माइंड मतलब मस्तिष्क, जो मन में विचार चल रहे हैं इंग्लैंड के प्रति वो अभी तक कम नहीं हुआ है। विदेश के भूमि में लड़ते हुए भी अपने इंग्लैंड के प्रति जो विचार है रूपर्ट ब्रूक का वो कम नहीं हुआ है। गिव देता हूं, समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कह रहा है कि जो इंग्लैंड ने मुझे विचार दिए हैं, जो इंग्लैंड ने मुझे सोच दिया है, उन विचारों को मैं वापस देता हूं, मतलब उसको मैं सब जगह फैलाता हूं। हर साइट्स एंड साउंड्स, कह रहा है कि उसके जो नजारा है, उसके ध्वनि है, ड्रीम्स स्वप्न की तरह, हैप्पी एज हर डे, और इस तरह से स्वप्न की तरह लगता है जैसे कि एक खुशनुमा दिन की तरह। जो नजारा है इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड देश के अपने बता रहे हैं कि उस देश की खूबसूरती है, उसकी ध्वनि जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्वप्न में एक खुशहाल दिन की तरह प्रतीत होता है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ हर फ्रेंड्स, और कहता है कि मैंने हंसना भी सीखा तो इंग्लैंड के दोस्तों से ही सीखा। एंड जेंटलनेस, और सज्जनता भी, कह रहे हैं कि कभी इंग्लैंड के दोस्तों ने उन्हें हंसना सिखलाया और सज्जनता भी इंग्लैंड से ही सीखा। इन हार्ट एट पीस, कह रहा है कि उसके हृदय में अंडर एन इंग्लिश हेवन, कह रहे हैं कभी कि जो अंतिम जो हृदय में इच्छा है कि अगर मृत्यु भी होता है
तो वो जो जगह होगा, वो अंतिम छंद जो होगा आकाश के नीचे, वो इंग्लैंड के ही भूमि के नीचे होगा, इंग्लैंड के ही बादल के नीचे होगा। अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। अब जब हम कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी कर दिए हैं तो इसका थीम देखेंगे कि आखिर कविता का मुख्य प्रसंग क्या है। लिखा हुआ कि द प्रेजेंट पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ ए पैट्रियट सोल्जर। जो वर्तमान में कविता जो दिया हुआ है, एक देशभक्त सैनिक के इच्छा की अभिव्यक्ति है। वर्तमान में जो कविता दिया हुआ द सोल्जर एक देशभक्त सैनिक के इच्छा की अभिव्यक्ति है कि हाउ डज ए पैट्रियट सोल्जर वांट टू सी हिज मेमोरीज अलाइव आफ्टर हिज डेथ। कि एक जो देशभक्त सैनिक है वो अपने मृत्यु के बाद अपनी यादों को किस रूप में वो ताजा रखना चाहता है, उसके बारे में बताया गया है। द पोएट स्पीक्स अबाउट ए सोल्जर। इस कविता में कवि जो है एक सैनिक के बारे में बोलते हैं। लव फॉर हिज मदरलैंड, एक सैनिक के प्रेम के बारे में बोलते हैं। फॉर ए सोल्जर हिज मदरलैंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एक सैनिक के लिए उसके मातृभूमि किसी और चीज से अधिक महत्वपूर्ण होता है। एंड मे हैव टू ले डाउन हिज लाइफ इन एन एनिमी टेरिटोरी। और हो सकता है कि उन्हें एक शत्रु के प्रदेश में अपने जान भी गंवाने पड़ सके। तो पूरा जो कविता जो बताया गया है इसमें यही बताया गया है कि एक सैनिक के मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है उसको बताया गया है कि वो मरने के बाद भी उसकी यादों को किस रूप में याद रखा जाता है, या एक सैनिक जो है अपने मातृभूमि से प्रेम करता है तो उसको किस रूप में मतलब कि याद करते हैं, ही बताया गया है।